बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक करें और उसको शेयर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, डाटा प्रेजेंटेशन 2। तो इससे पहले वाले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था बार डायग्राम को और मल्टीपल बार डायग्राम को। तो आज हम देखेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम को आप कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। इसमें आपके पास वन वेरिएबल होता है और वन वेरिएबल के आगे आपके पास मल्टीपल डाटा सेट्स होते हैं। तो जब आपके पास वन वेरिएबल हो और मल्टीपल डाटा सेट्स हों तो उस पर आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम अप्लाई करते हैं और सब डिवाइडेड बार डायग्राम को आप component bar diagram भी कहते हैं। This is also called component bar diagram. A component bar diagram is an effective technique in which bar is divided into two or more sections proportional in size to the component part of a total being displayed by each other. तो कंपोनेंट बार डायग्राम में आप एक ही बार बनाते हैं और उसके अंदर हर डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो इसमें आप एक्स एक्सिस में वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस में आप जो आपका मल्टीपल डाटा सेट होगा वो आप लेते हैं वाई एक्सिस पे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कंपोनेंट बार डायग्राम की एक एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 2 हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें आपको जो ये ईयर दिया हुआ है 4 ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको वेरिएबल भी दिया होता है या आपको टाइम सीरीज़ का भी डाटा दिया होता है, ठीक है। तो ये आपको टाइम सीरीज़ का डाटा दिया, जब आपको इस तरह ये ईयर्स या मंथली डाटा दिया ये टाइम सीरीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको ईयर्स दिए हैं, 4 ईयर्स दिए हुए हैं और आगे ईयर्स के 3 डाटा सेट्स हैं, ठीक है। जैसा सेल है, सेल जो है ये फर्स्ट डाटा सेट है, ग्रॉस प्रॉफिट ये सेकंड डाटा सेट है और नेट प्रॉफिट ये आपके पास थर्ड डाटा सेट है। तो इस पे अब आपने क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंट बार डायग्राम अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, जैसा 1974 है तो उसके जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाटा सेट हैं इस तीनों को आपने प्लस करना है। तो ये इस 100 + 30 + 10 ये आपके पास क्या आएगा 140। इसी तरह 1975 ईयर के जो ये तीनों डाटा सेट हैं इसको भी आपने क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो ये क्या आएगा 120 + 40 + 15 = 175। इसी तरह आपने 1976 को भी तीनों डाटा सेट को आपने ऐड करना है, 130 + 45 + 25 = 200। इसी तरह 1977 के तीनों डाटा सेट 150 + 50 + 25 = 225। इन तीनों को ऐड करना है तो 225 आपके पास आ जाएगा। क्योंकि टोटल करना आपके पास, आपने मस्ट इसको टोटल करना है, क्योंकि आप टोटल करेंगे तो आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो आपका जिससे आपका ये एक ईयर है तो हर ईयर के तीनों डाटा सेट्स को आपने क्या करना है, सेपरेट सेपरेट आपने ऐड करना है, ठीक है, ताकि आप कंपोनेंट बार डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकें। तो इसको आपने जो है ग्राफ पे ड्रॉ करना है। मैंने तो रफली सा ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों ने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो आपने इसको कैसे आपको लेना है, आपने जो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेने हैं, ईयर्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे ये जो आपके डाटा सेट्स हैं तीनों इनको आपने लेना है। तो आप एक्स एक्सिस पे ये ईयर ले लें 1974, 1975, 1976 और 1977। तो कंपोनेंट बार डायग्राम में आपने ये सारा एक ही सिंगल ही बार बनाना है और एक ही बार के अंदर आपने इन तीनों डाटा सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अब 1974 आपने लिया है तो इसका जो बार है टोटल क्या है, 1974 का जो टोटल है वो 140 है। तो आपने जो बार है वो 140 तक बनाना है, ठीक है। 140 इधर ही आता होगा। तो फिर मैंने 140 तक ये क्या किया, बार बना दिया, टोटल बार। अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट डाटा सेट आपके पास क्या है, सेल क्या है 100। तो आपने 100 तक इसको बार को 100 तक ये लाइन लगा के एक बार बना दिया, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 100 तक ये जो बार है ये सारा ये सेल्स का है। फिर 100 + 30 क्या आएगा 130। तो फिर अब 130 तक लाइन लगा के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार बना दें, ठीक है। तो ये 130 वाला जो ये एरिया है ये ग्रॉस प्रॉफिट का है और जो पीछे एरिया जितना बच गया ये सारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो इसमें आपने एक बार के अंदर ही तीनों डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने जो आपके पास ये जो तीनों सेक्शन है इसको अलग अलग डिज़ाइन में ड्रॉ कर दें ताकि आपको पता चले कि इस तरह का जो एरिया है ये आपके पास सेल का है, इस तरह का शेड में एरिया है ये ग्रॉस प्रॉफिट का है और जो सिंपल है ये नेट प्रॉफिट का। इस तरह आपको ये तीनों में डिफरेंस पता चलेगा। तो आप इन तीनों को अलग अलग डिज़ाइनिंग दे दें या कलर्स दे दें, इसके कलरिंग कर दें इसमें अलग अलग, ठीक है। तो ये कैसे करना है, आपने 1974 का जो टोटल क्या है 140 तक आपने बार बनाना है। फिर उसमें आपने पहला क्या है सेल 100, तो 100 तक लाइन लगा के एक बार बना दें, यहाँ तक ये आपने यहाँ पे लाइन लगा दी। तो यहाँ तक ये पता चल रहा है कि जो इतना ये एरिया है ये सारा क्या है सेल। तो फिर 100 + 30 क्या आ गया 130। तो 130 तक लाइन लगा के यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार बना दें। तो जो इतना एरिया है ये आपके पास क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का और जो पीछे एरिया जितना बच गया ये सारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट का। इसी तरह 1975 में भी इसी तरह करना है। 1975 का टोटल क्या है 175।
तो 175 इधर ही कहीं लाई करता होगा, तो मैंने यहाँ तक बार बना दिया। तो फिर पहला क्या है, सेल क्या है 120, तो 120 इधर आता होगा, तो यहाँ तक मैंने ये 120 तक लाइन लगा के यहाँ से यहाँ तक एक बार बना दिया। तो ये सारा एरिया क्या आ गया सेल का। फिर 120 + 40 क्या आता है 160, तो 160 तक ये आप लाइन ड्रॉ करके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार बनाएंगे। तो ये बार, ये सारा एरिया किसका आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट का। और जो पीछे एरिया बच गया ये सारा नेट प्रॉफिट का एरिया। तो इससे आपको पता चल गया कि इतना से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया, ये इतना सारा एरिया सेल का है, ये सारा एरिया ग्रॉस प्रॉफिट का है, और ये इतना सा एरिया सारा क्या है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह जैसे आपने 1974 का बनाया, 1975 का बार बनाया, इसी तरह आपने 1976 का भी बार बनाना है और 1977 का भी बार बनाना है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद साइड पे भी आपने लिख के बताना है कि इस तरह का जो आपने एरिया शेड किया ये सेल्स का है, इस तरह का जो आपने एरिया शेड किया ये ग्रॉस प्रॉफिट का है, इस तरह का जो आपने एरिया शेड किया ये नेट प्रॉफिट का है। ये आपको स्टूडेंट क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं पाई चार्ट। अ पाई डायग्राम आल्सो नोन एज सेक्टर डायग्राम इज ए ग्राफिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स और पाई शेड पीसेज हुज एरिया प्रोपोर्शनल टू द वेरियस पार्ट इनटू विच द होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड। तो पाई चार्ट में भी आपके पास एक वेरिएबल होगा, आगे उसके डिफरेंट डाटा सेट्स होंगे और इसको आप सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर सेक्टर बना के अपने डाटा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास डाटा होगा, उसको आपने सबसे पहले एंगल का फार्मूला यूज़ करके अपने डाटा को एंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सर्कल बना के उसके अंदर आप उसको ड्रॉ करेंगे। तो आप इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल आप जब देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। द डाटा ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट करंट फैक्टर कॉस्ट फॉर पाकिस्तान फॉर द ईयर 1983 to 84 इज गिवन बिलो। मेक ए पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। ठीक है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस पर आपने पाई डायग्राम बनाना है। तो आपको सब सेक्टर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको मेजर क्रॉप का ये डाटा दिया हुआ है, माइनर क्रॉप्स का डाटा दिया हुआ है, लाइफ स्टॉक का डाटा दिया है, फिशिंग का डाटा दिया हुआ है और फॉरेस्ट्री का डाटा दिया हुआ है और आपने इसमें पाई डायग्राम बनाना है। और आपको ये देखें सोर्स भी दिया हुआ है पंजाब डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स 1984। ठीक है, ये पंजाब डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स 1984 का ये सारा आपके पास डाटा है। तो इसमें आपने क्या बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है। स्टूडेंट्स अब हम इसका सलूशन देख लेते हैं। तो सब सेक्टर में ये आपको मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फिशिंग, फॉरेस्ट्री दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मेजर क्रॉप का डाटा है, ये माइनर क्रॉप की वैल्यू है, ये लाइफ स्टॉक की वैल्यू है, ये फिशिंग की वैल्यू है, ये फॉरेस्ट्री की वैल्यू है और जो इन सब वैल्यूज़ का जो टोटल है वो है 91837। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस डाटा को आपने एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो एंगल का क्या फार्मूला होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो आपने क्या करना है, हर वैल्यू को उसको टोटल पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा 46231 डिवाइडेड बाय 91837 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 14971 डिवाइडेड बाय 91837 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 558। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 करना है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एंगल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो फिर ये आप एंगल निकालें सारे। तो देखें जब आप इसका सम करेंगे 360 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका टोटल 360 आना चाहिए। अगर 360 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है। तो अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाना है, फिर आपने देखना है जो आपके पास मेजर क्रॉप की वैल्यू है वो क्या है 180 डिग्री। तो आपने क्या करना है, ये इस डॉट पे जो है अपनी डी रखनी है और डी रखने के बाद जो 180 आपका 180 ये है, तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद जो है यहाँ पे आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। स्टूडेंट उसके बाद जो आपके पास माइनर क्रॉप की वैल्यू है वो है 58 डिग्री। ठीक है, फिर आपने इसी लाइन से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लाइन लगाई थी ना, तो इसी लाइन के ऊपर, इस डॉट के ऊपर आपने अपनी डी रख के 58 पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, 58 देखें ये 50 है ना, 58 इस पॉइंट पे बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट लगा दें और इस पे आप जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये इस तरह लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो इतना एरिया है ये सारा आपका माइनर क्रॉप का एरिया है। स्टूडेंट फिर उसके बाद जो आपने लाइफ स्टॉक की आपकी जो वैल्यू थी वो है 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। तो इसी लाइन पे जहाँ आपकी लास्ट लाइन आपने ड्रॉ की थी, इसी लाइन के ऊपर दोबारा आप अपनी डी रखें और 108 जो आपकी पॉइंट आ रहा है वो इस यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉट लगा के ये अपनी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ से इतना एरिया जितना भी है ये आपका लाइफ स्टॉक का एरिया है।
स्टूडेंट उसके बाद जो आपके पास फिशिंग का डाटा है, फिशिंग की जो वैल्यू है वो है 12 डिग्री। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर इस डी को रखें। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है 12 डिग्री है, तो आपका जो 12 डिग्री इस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, 10 से आगे थोड़ा सा 12, तो यहाँ पे आप डॉट लगा के ये लाइन लगा दें। ठीक है, तो ये इतना ये जो ये वाली लाइन, ठीक है, ये तो ये एरिया आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिशिंग का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो लास्ट लाइन लगाई थी उसी के ऊपर दोबारा डी रखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डी रखें, तो आगे आपकी फॉरेस्ट्री की क्या वैल्यू है, 2 डिग्री। तो यहाँ पे लाइन लगाएं, तो जो आपका 2 डिग्री है वो देखें ये 0 है, तो 2 यहाँ पे कहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉट लगा के यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन लगा दें। तो ये जो ये छोटा सा आप एरिया देख रहे हैं ये सारा फॉरेस्ट्री का एरिया है। ठीक है, तो और पीछे जो बाकी जितना एरिया बच गया पीछे, वो सारा क्या हो गया, मेजर क्रॉप का एरिया बच गया। तो देखें पाई डायग्राम से आपको क्लियर पता चल रहा है। और फिर जो आपने सेक्टर्स, ये जो ये आपने क्या बनाए हैं, सेक्टर्स बनाए हैं। ठीक है, हर सेक्टर को आप मुख्तलिफ शेड में मुख्तलिफ डिज़ाइन दे के इसको रिप्रेजेंट करें। जिस तरह मैंने मेजर क्रॉप को इस तरह की डिज़ाइनिंग दी है, माइनर क्रॉप को इस तरह की डिज़ाइनिंग दी है, लाइफ स्टॉक को ये डिज़ाइनिंग दी है, फिशिंग और फॉरेस्ट्री को मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग दी है। इससे पता चल रहा है कि जो आपका जो ये एरिया है ये सारा मेजर क्रॉप का एरिया है, ये एरिया आपका सारा माइनर क्रॉप का एरिया है, ये एरिया सारा आपका लाइफ स्टॉक का एरिया है, ये आपका फिशिंग का एरिया है, और ये आपका फॉरेस्ट्री का एरिया है। और फिर साइड में आप बॉक्सेस बना के भी आप बताएंगे कि जो आपने इस तरह की शेड बनाया है ये मेजर क्रॉप का है, इस तरह का शेड माइनर क्रॉप का है, इस तरह का शेड लाइफ स्टॉक का है, इस तरह का शेप जो है आपका फिशिंग का है, और इस तरह का शेप आपका फॉरेस्ट्री का है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। पाई डायग्राम आपने इस तरह बनाना है, आपको वैल्यूज़ दी होंगी, उन वैल्यूज़ को आपने एंगल में कन्वर्ट करना है, और फिर एंगल के थ्रू जो है आपके पास, लेकिन पाई डायग्राम में आपके पास डी भी होना ज़रूरी है। डी होगी तो आप इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से बनाना है। स्टूडेंट्स, आई होप सो आज का जो है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस पर गाइड कर सकूं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।